इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हिंदी के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस, उसके आयोजन का प्रयोजन और उसकी सार्थकता, उसकी उपादेयता और भविष्य में हिंदी दिवस आयोजन के जो लक्ष्य हैं उन पर हम एक प्रकार से विचार करेंगे। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन तमाम सरकारी, गैर सरकारी, प्रशासनिक कार्यालयों में, बैंक, बीमा आदि कंपनियों में, शैक्षिक संस्थानों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में भी विधिवत और सगर्व इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। हमने पहले इस पर विचार किया कि इस कार्यक्रम का दिवस 10 जनवरी प्रतिवर्ष इसलिए निश्चित किया गया क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो नागपुर में हुआ था वह 10 जनवरी को हुआ था। तो उस 10 जनवरी को याद करते हुए, उसके प्रति समादृत भाव रखते हुए हमने प्रतिवर्ष इस दिवस के आयोजन का संकल्प लिया और हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में अखिल भारतीय स्तर के साथ साथ अखिल वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार, उसकी स्वीकृति, उसकी पठनीयता, उसमें अध्ययन, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम नए नए उद्देश्य और संकल्प इनको आत्मसात करते हैं प्रतिवर्ष। और आने वाले दिनों में, अगले पूरे वर्ष में हम विश्व भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी योजनाएं क्या होंगी, कौन से उपकरण हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित और प्रचारित करने में सहायक होंगे, हमें शैक्षिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर और संवेदना के स्तर पर क्या क्या कदम उठाने होंगे, इन सब का निर्णय हम इस तरह के आयोजन में करते हैं। एक मूल्यांकन भी करते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग की स्थिति क्या थी, आज क्या है और भविष्य में अभी कहाँ तक उसे ले जाना है। तो ये सब तथ्य, ये सब बिंदु जिन पर हम विचार करते हैं। तो मित्रों, हिंदी को आज अगर हम देखें, ये 21वीं शताब्दी है। 2006 से हमने प्रतिवर्ष जनवरी 10 के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाने की एक उज्जवल परंपरा का शुभारंभ किया। हालांकि इससे पहले हम हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह आदि का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करते रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोजन 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा, संघ की राजभाषा घोषित करने की प्रेरणा है। किंतु हम हिंदी को पूरे विश्व में बैठे हुए हिंदी प्रेमियों के लिए, हिंदी के रचनाकारों को ध्यान में रखकर, हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर, भारतीय कलाओं की अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने वाली भाषा के रूप में हम जब हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने पर विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि विगत कुछ वर्षों में, जब से मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, ये तमाम जो विकास हुआ, ट्विटर है, ब्लॉग राइटिंग है, इन सब ने
तरह तरह के ऐप्स आए, व्हाट्सएप से, मोबाइल से, ट्विटर आदि से, जो तमाम तरह के हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। साहित्य को ऑनलाइन लाया गया, कोशों को ऑनलाइन लाया गया, शिक्षण प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रारंभ हुआ। तो इन सब ने भी हिंदी को विश्व भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना काल में तो हम सब ने देखा कि खाना बनाने की, पकाने की प्रविधियां, उसके जो तमाम तरह के पदार्थ हैं, उन सब की जानकारी, ये सब भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी में पूरे भारत में प्रचारित प्रसारित किया और पूरी दुनिया में वह पहुंचा। आज हम रेडियो, टेलीविज़न, इन पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के समाचार हिंदी में देख रहे हैं। वो समाचार राजनीति के हों, सांस्कृतिक और शैक्षिक हों, खेल संबंधी हों, मनोरंजन संबंधी हों, देश के या विदेश के समाचार हों, ये सब समाचार हम इन उपकरणों के माध्यम से, मुद्रण के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। विश्व ज्ञान का आदान प्रदान, अद्यतन अधुनातन जानकारियों का विनिमय, विभिन्न इंडोर आउटडोर खेल, उनकी कमेंट्री, उनका आंखों देखा हाल, मनोरंजन, चिकित्सा, यहाँ तक के लेखन का जो मंच सोशल मीडिया ने लेखकों को दिया, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। सृजन, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक या संस्मरण, रेखाचित्र, इस तरह की तमाम विधाएं, मनोरंजन के लिए चुटकुले, कथाएं, पुराख्यान, समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा, यहाँ तक के गोष्ठियां भी हिंदी की ऑनलाइन होने लगी। क्लास भी, कक्षा भी ऑनलाइन हिंदी की चलने लगी। तो हिंदी को एक सशक्त माध्यम भी शिक्षा का बनाया गया। इस तरह सभी क्षेत्रों में जो प्रयोक्ता है, हिंदी के प्रयोक्ता, हिंदी के प्रेमी, हिंदी के समर्थक, उन सब ने निश्चित रूप से एक प्रतिशत को लगातार बढ़ाने का काम किया। गूगल, यूट्यूब, हिंदी भाषा और साहित्य की, ज्ञान विज्ञान की परंपराएं, ये सब इस बात की साक्षी हैं कि तकनीकी, प्रौद्योगिकी, तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सामग्री के जो यूजर्स हैं, प्रयोक्ता हैं, वो सब लगातार हिंदी को आत्मसात कर रहे हैं। और सुखद सूचना यह भी कि पूरी दुनिया में 20 करोड़ से अधिक हिंदी के प्रयोक्ता, हिंदी के पाठक, हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी में संवाद स्थापित करने वाले लोग ये अब हो गए। अब क्रय विक्रय यानी खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग, रोजगार के अवसर, रोजी रोटी, प्रसारण, रेडियो टेलीविज़न पर कार्यक्रम, सिनेमा आदि के माध्यम से हिंदी का प्रयोग, शिक्षण प्रशिक्षण में प्रयोग धर्मिता हिंदी की, ये लगातार बढ़ रही है। इस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत सी सोशल साइट्स भी अब हिंदी में बन रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हिंदी में तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। अकल्पनीय था कभी कि वेबसाइट भी हिंदी में बन सकती है।
लेकिन अब हिंदी में वेबसाइट भी बनती है, ईमेल पर हम संदेशा भी हिंदी के माध्यम से भेज सकते हैं, और अनुवाद करने वाले ऐप्स भी हिंदी में, जो अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं से हिंदी या हिंदी से भारतीय भाषाओं में, इस तरह के अनेक ऐप्स भी अब तैयार किए जा रहे हैं। कोश निर्माण की मशीनी व्यवस्था भी हिंदी में प्रारंभ हो गई है, यानी अब डिक्शनरियां, ग्लॉसरी, टर्मिनोलॉजी, व्याकरण के ग्रंथ, ये भी अब हमें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। और बहुत सी संस्थाएं जो भारतीयों को, हिंदी इतर भाषाभाषी प्रयोक्ताओं को, विदेशियों को हिंदी शिक्षण का पाठ्यक्रम या कार्यक्रम, वह भी इसके माध्यम से अब चला रहे हैं। भारत सरकार की सीडेक जैसी संस्था ने टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट जैसे प्रोग्राम बनाकर, कार्यक्रम बनाकर हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए बहुत ही सुखद संभावनाओं के मार्ग प्रशस्त किए हैं। जिन्हें टंकन नहीं आता कंप्यूटर पर या टाइपराइटर पर, वो अब बोलकर टाइप कर सकते हैं, यानी वो बोलते हैं तो मशीन टाइप करती है। अगर मशीन बोलती है तो हम उसे सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। हिंदी की जो शब्दावली है, जैसे हम अवधारणात्मक या पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया, कोश निर्माण की प्रक्रिया, यह भी इस बात की साक्षी है कि हिंदी अब विश्व भाषा बन रही है, क्योंकि मशीनों के माध्यम से यह कार्य सुचारू रूप से, सहज रूप से अब चल पा रहा है। हिंदी के कंप्यूटर कीबोर्ड, कार्टून फिल्म या एनिमेशन फिल्म हिंदी में, विदेशी अनेक भव्य और विशाल विराट फिल्मों का हिंदी में प्रस्तुतिकरण, अनुवाद, वॉइस ओवरिंग, उनके संवाद लेखन, ये सब हिंदी अनुप्रयोग और प्रचार प्रसार की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। अनेक ऐसी पिक्चरें बनाई गई, फिल्म और धारावाहिक बनाए गए, रेडियो टेलीविजन के लिए, बड़े पर्दे के लिए, जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी को आत्मसात करने के लिए, अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को जो लोग कुछ कमतर आंकते थे, उनको शिक्षा देने के लिए, ऐसे विश्व में अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए गए, प्रचारित किए गए। बहुत से विज्ञापन, बहुत ही क्रिएटिव, सृजनात्मक विज्ञापन हिंदी में बनाए गए। धारावाहिकों से हिंदी की समृद्ध परंपरा विश्व के क्षितिज पर अंकित होती चली गई। हिंदी में बने हुए सृजनात्मक विज्ञापनों ने दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। फिल्मी गीतों ने, गजलों ने, कवि सम्मेलनों ने, हिंदी की डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव आदि ने और ऐप्स आदि ने इस दिशा में बहुत विलक्षण और उल्लेखनीय कार्य किया। लिपि कन्वर्टर, वेब पेज निर्माण आदि, इन्होंने भी वैश्विक क्रांति को जन्म दिया हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से। क्रॉसवर्ड गेम्स, लिपिंग, संवाद लेखन, अंतरण, अनुवाद, इन सब में भी तकनीक को जोड़कर हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। एक तरह से हिंदी को पंख लगा दिए। इस तरह वैश्विक धरातल पर स्थापित, प्रचारित, प्रसारित करने में हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण ने, हिंदी पत्रकारिता ने, हिंदी अनुवाद ने, सृजनात्मक हिंदी लेखन ने, विज्ञापन कला ने, सिनेमा धारावाहिकों ने, समाचारों के प्रसारण, नाटक नौटंकियों की प्रस्तुति, नुक्कड़ नाटकों के अभिनय आदि ने, एग्जीबिशंस, पुस्तक प्रदर्शनियों ने, और दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी पद्धति ने, अनुवादकों, तत्काल भाषांतरणकर्ताओं ने, हिंदी अधिकारियों ने, प्रतियोगी परीक्षाओं ने, मनोरंजन की हिंदी सामग्री ने, हिंदी पुस्तक मेलों ने, स्लोगन राइटिंग, डबिंग,
स्क्रिप्ट राइटिंग, उद्घोषणा कला, इन सब ने, पोस्टर लेखन, बैनर निर्मिति, होर्डिंग बनाने की कला और अभिनय आदि में जो रामलीला, कृष्ण लीला, तमाम तरह के लोक नाटक, इन सब ने और आंखों देखा हाल आदि ने हिंदी को विश्व भाषा बनाने में जो रचनात्मक भूमिका निभाई है वो वास्तव में स्तुत्य है, वंदनीय है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, इन सब ने भी हिंदी धारावाहिकों को, कंटेंट राइटिंग को, अभिनय और हिंदी की संबद्धता को वैश्विक स्तर पर पहुंचने में उसके द्वार खोल दिए, महत्वपूर्ण कार्य किया। एनटीए जैसी महत्वपूर्ण संस्था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और टीसीएस जैसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं मल्टीलिंग्वलिज्म को, बहुभाषा भाषी संस्कृति को विकसित कर रहे हैं और उनमें हिंदी विशेष रूप से तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में, तमाम तरह की गतिविधियों में वो हिंदी के रचनात्मक उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दिशा में हिंदी में एमबीबीएस कराने की एक उपलब्धि, एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त करने के लिए हिंदी को माध्यम बनाने की एक उपलब्धि भी उल्लेखनीय है। आज लॉ की डिग्री यानी विधि की उपाधियां, इंजीनियरिंग की उपाधियां, प्रबंधन शिक्षा एमबीए की उपाधि, ये सब भी भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से संभव हो गई है, उपलब्ध हो गई है। अनेक विद्यार्थी अब हिंदी माध्यम से एमबीबीएस कर रहे हैं, लॉ की उपाधि कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और एमबीए भी कर रहे हैं। इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन में, इसी तरह से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान की तमाम शाखाओं और अनुशासनों में हिंदी को एक सशक्त माध्यम बनाया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस, इन सब के आयोजनों ने जो पावन प्रयोजन सुनिश्चित किए थे वो सब राष्ट्रीय गरिमा और गौरव की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए थे। स्वतंत्र राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी भाषा ही होती है। इस मूल मंत्र को केंद्र में रखकर तमाम ऐसी संस्थाओं ने, तमाम ऐसे आयोजनों ने हिंदी को विश्व की ओर, विश्व मंच पर पहुंचाने की ओर सबल किया, उसे उसका सशक्तिकरण किया। और भारत की आत्मा हिंदी में ही बसती है, भारतीय संस्कृति की वाहिका हिंदी भाषा है। इस बात को ध्यान में रखकर अब हिंदी में तमाम दर्शन, अध्यात्म, भक्ति, प्रेम, योग, साहित्य और इसी प्रकार के समस्त आयामों को उपलब्ध कराने का एक संकल्प वह धीरे धीरे साकार होता दिखाई दे रहा है। हिंदी के वैश्वीकरण के संदर्भ में बहुत से प्रयास किए गए। हमारे देश में अनेक प्रकार के प्रयासों में अगर हम दृष्टि डालें तो सर्वप्रथम हिंदी भारत की आत्मा की भाषा है, देश की सांस्कृतिक सेतु, एक पुल का काम करने वाली भाषा है। सन 1949 में भारत के महान नेता श्री राज गोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समरूप स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग कर इस लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट नजर आए और दोनों की विभेदक रेखा को समझा जा सके, इसका प्रयत्न भी किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप यानी स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया और इस प्रकार राजभाषा शब्द प्रयोग में जब आया तो जिसका अर्थ राजकाज की कार्यों के, प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन की भाषा हिंदी को बनाया गया। इस तरह राजभाषा शब्द का अभिप्राय लिया गया शासक की
या शासन की भाषा राज्य की और केंद्र की सरकारों की भाषा के रूप में उसे प्राधिकृत किया गया। राजभाषा से अभिप्राय यह भी लिया गया कि संविधान सम्मत समस्त कामकाज, प्रशासन, संसद, विधानमंडल आदि उन सब में इसी को कार्य निष्पादन के लिए स्वीकार किया जाएगा। राजभाषा हिंदी के लिए बहुत से संवैधानिक प्रावधान भी किए गए। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध निहित हैं। भाग 17 का शीर्षक ही राजभाषा है और 17 में निहित राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत 4 अध्यायों का उल्लेख विशेष रूप से है। संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा और विशेष निर्देशों से संबंधित इन चारों उपबंधों का उल्लेख यह महत्वपूर्ण है। ये 4 अध्याय अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के अंतर्गत समाहित हैं। इनके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 और 210 में भी संसद और विधान मंडलों की भाषा के संबंध में विस्तृत विवरण दिए गए हैं। राजभाषा हिंदी संबंधित प्रावधानों में अनुच्छेद 120 के एक खंड में संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, इसका प्रावधान प्रारंभ में किया गया क्योंकि तब तक हिंदी में कार्य करने में सब लोग सहज नहीं थे, इसलिए अंग्रेजी को भी साथ साथ रखा गया। अनुच्छेद 210 में राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में इन कार्यों को किया जाएगा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 संविधान के आरंभिक 5 वर्ष उसके बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेंगे और हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देंगे। 345 में किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। 346 में संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच में पत्र आदि की राजभाषा बनेगी। 347 में यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग बड़ी संख्या में जो लोग यह चाहते हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, तो इसके लिए भी लोकप्रिय मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा यह निर्देश दिया जाए कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन आदि के लिए जो विनिर्दिष्ट करें शासकीय मान्यता दी जाए। इस तरह 348 में जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही जारी रखी जाएं। संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी उसे लेनी होगी। यह प्रावधान 349 में किया गया। 350 में इसके तहत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते थे। 351 में विशेष रूप से संघ ने यह कर्तव्य निर्धारित किया कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाएगा, उसका विकास करेगा ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को बनाया जा सकेगा। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि ये संवैधानिक प्रावधान जो राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर किए गए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। हिंदी की गोष्ठियों का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, पूरी जो स्टेशनरी है, जो लेखन सामग्री है, फाइलें हैं या लेटर हेड हैं, रबर स्टैंप हैं, बोर्ड हैं, दिशा निर्देश हैं, वो सब हिंदी में अंग्रेजी के साथ साथ होने चाहिए। इन सब को भी निश्चित किया गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जब सशक्त होगी, जब मजबूत होगी, जब प्रयोग अनुप्रयोग की दृष्टि से उसे आत्मसात किया जाएगा, तमाम तरह के शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो हम हिंदी को विश्व भाषा बनाने में और अधिक कारगर भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए
संविधान के प्रावधानों ने, विश्वविद्यालयों के शिक्षण प्रशिक्षण ने, प्रशासनिक कार्यालयों में संवैधानिक निर्देशों के अनुकूल की गई तमाम तरह की गतिविधियों ने हिंदी को विश्व भाषा बनने में बड़ी मजबूत मदद की, उसकी सहायता की। और हिंदी भाषा की जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें तो संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया तो उनकी संख्या 22 सुनिश्चित की गई। यानी 8वीं अनुसूची में असमिया, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, इन 22 भाषाओं को, जो भारत की भाषाएं हैं, भारत की समादृत भाषाएं हैं, इनकी सशक्त सुदीर्घ परंपरा प्रयोग की, लेखन की, संवाद की यह दिखाई देती है। उन सब के प्रति निश्चित रूप से बहुत ही गंभीरता पूर्वक ससम्मान इनको प्रोत्साहित करने की बात भी की गई। इस तरह मित्रों, समस्त भारतीय भाषाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली हिंदी अब भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया के अनेक देशों में अपना समादृत स्थान बना चुकी है और धीरे धीरे उसका विस्तार बढ़ रहा है। इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।